हेलो स्टूडेंट्स, नए विचारक आप आज की सीरीज में हैं आपके पीआरए बोर्ड व्यू को लेकर के जो काम है उन कार्य को डिस्कस करेंगे और सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं आपके। हर एक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन लिए जाते हैं। इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आइडियाज जो हैबिट्स को लेकर के, कल्चर कैपिटल को लेकर के, संस्कृति संरचनावाद को लेकर के इनके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। चलते हैं, डिस्कस करते हैं पीआरए बोर्ड व्यू के कार्यों को लेकर के और बुक्स को लेकर के। पीआरए बोर्ड व्यू 1930 से 2002 इनका लाइफ पीरियड ये रहा है आपका। बुक्स को लेकर के चर्चा करते हैं। द स्कूल एज ए कंजर्वेटिव फोर्स 1966 की बुक है। आउटलाइन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस अच्छी बुक है, कंपटीशन में पूछी जाती है। 72 की बुक है। आउटलाइन ए थ्योरी एंड ऑफ प्रैक्टिस। रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी एंड कल्चर। आप देखोगे ये वर्क इनका इमाइल दुर्खाइम से मिलता हुआ है। किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, इस रिप्रोडक्शन में एजुकेशन कल्चर के रिप्रोडक्शन में किस तरीके से रोल प्ले करती है, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसमें बुक में किया गया है पीआरए बोर्ड व्यू के द्वारा। डिस्टिंक्शन ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छी है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कई बार नेट जेआरएफ के परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्टिंक्शन बुक किसकी लिखी गई है? तो डिस्टिंक्शन बुक आपकी इंपॉर्टेंट है 1979 की पीआरए बोर्ड व्यू। होम एकेडमिशियस 1988। द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस 1990 की बुक है आपकी। इन अदर वर्ल्ड एसे टूवर्ड ए रिफ्लेक्टिव सोशियोलॉजी 1990। द पॉलिटिकल ऑन्टोलॉजी ऑफ मार्टिन हेडगर ये आपकी 91 की बुक है। एंड इन्विटेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी, ठीक है, ये आपका 92 का वर्क है। ये वर्क अधिकांश से यही वर्क आपका है और भी इनके कॉन्सेप्ट हैं, बट क्वेश्चन आपके इन्हीं से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बुक में इंपॉर्टेंट बुक आपकी आउटलाइन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस है और एक डिस्टिंक्शन बुक आपको जरूर याद रखनी है, ये आपसे जरूर पूछी जाती है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट। पीआरए बोर्ड व्यू संरचनावाद की बात करते हैं। जब पीआरए बोर्ड व्यू को आप इस पढ़ोगे तो इमाइल दुर्खाइम की भी आपको थ्योरी देखने को मिलेगी, प्लस लेवी स्ट्रॉस भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, संरचनावाद की बात करते हैं। संरचनावाद को वस्तुपरक भ्रांति से अपने आप को दूर रखते हुए असमानता और वर्ग भिन्नता का वैचारिक स्तर की अपेक्षा संज्ञानात्मक स्तर पर विश्लेषण करने वाले पीआरए बोर्ड ने ज्ञान संस्कृति कल्चर की बात की है और शक्ति की बात की है। इन तीन चीजों पे इन्होंने फोकस किया है। ज्ञान, शक्ति और संस्कृति के बीच पाए जाने वाले संबंधों पर अध्ययन अनुसंधान कर समाजशास्त्र में अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। पीआरए बोर्ड व्यू का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो कल्चर को लेकर के है, नॉलेज को लेकर के है, पावर को लेकर के है और इमाइल दुर्खाइम का जो कॉन्सेप्ट है उससे प्रभावित होकर के कल्चर रिप्रोडक्शन की थ्योरी दी है इन्होंने। ठीक है, उनका कार्य क्षेत्र अल्जीरिया के आदिवासी समुदाय और उनका देश फ्रांस रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि आपसे पूछा जा सकता है कि पीआरए बोर्ड व्यू का कार्य क्षेत्र क्या था? तो अल्जीरिया के आदिवासी समुदाय और उनका देश फ्रांस है। वे विशेष समाजशास्त्रीय सिद्धांत और संस्कृति के क्षेत्र में किए गए अपने योगदान के लिए बहुचर्चित हैं। संस्कृति के क्षेत्र में इनकी नई थ्योरी है। आप देखोगे जब हमने विचारकों की सीरीज को आगे बढ़ाया है तो इमाइल दुर्खाइम के कॉन्सेप्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के मैक्स वेबर का जो तुलनात्मक विधि है वो ऐतिहासिक तुलनात्मक में किस तरीके से कन्वर्ट हुई है। एक पैरेलल क्लास आपको ऐसी दी जाएगी जिसमें कि सभी विचारकों की थ्योरी का कंपैरिजन किया जाएगा। ऐसे ही कल्चर और स्ट्रक्चर की बात पीआरए बोर्ड व्यू के द्वारा की गई है जो पहले आए हुए विचारकों के कॉन्सेप्ट से प्रभावित है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। मुख्यतः तीन अवधारणाएं, हैबिट, क्षेत्र और कल्चर कैपिटल, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। हैबिट्स, आदत, इनका एक फेमस टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आपका कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। हैबिट्स, क्षेत्र और सांस्कृतिक पूंजी। पूंजी का भी जिक्र करेंगे। पूंजी कितने प्रकार की बताई गई है इनके द्वारा? 4 प्रकार की पूंजी का जिक्र किया गया है। यहीं से ही आपका नेट जेआरएफ की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है।
एक बार नेट जीआरएफ की परीक्षा में पूछा गया कि कौन से प्रकार की पूंजी का जिक्र नहीं किया गया है, कि पूंजी का जिक्र पियरे बोर्दियू के द्वारा नहीं किया गया है। तो इसमें बेटा आपका आंसर था राजनीतिक पूंजी। राजनीतिक पूंजी की चर्चा इनके द्वारा नहीं की गई है। कितने प्रकार की पूंजी की चर्चा की गई है? 4 प्रकार की, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रतीकात्मक पूंजी। आपकी सिंबॉलिक कैपिटल की जो है बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके कॉन्सेप्ट में रहने वाली है। आने वाले स्लाइड में आपको वो सभी मिलने वाली है बेटा। हैबिट्स, क्षेत्र और सांस्कृतिक पूंजी का प्रयोग किया है। हैबिट्स वास्तव में बोर्डियू के व्यवहार प्रैक्टिस के सिद्धांत का एक हिस्सा है, भाग है। आप देखोगे किसी व्यक्ति की आदत की हम बात कर रहे हैं जो सामाजिक अंतरिक्ष में व्यवहार की अभिव्यक्ति को प्रकट करती है। अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो हैबिट क्या है? हैबिट किसी व्यक्ति के व्यवहार करने का जो तरीका है, एक परमानेंट बिहेवियर है, उसको हैबिट यहाँ पे बोल सकते हैं। तो आदत की बात की है इन्होंने। यह अंतरिक्ष लाइफ वर्ड जो है एक सामाजिक क्षेत्र भी होता है जिसमें शक्ति पर आधारित संबंधों की व्यवस्था पदों द्वारा निर्मित होती है। यह व्यवस्था सामाजिक अंतरिक्ष में पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए अर्थपूर्ण और वंचित होती है। ये जो लाइन है ये मैक्स वेबर की जो कॉन्सेप्ट है आपका लाइफ चांस, उससे इंस्पायर है बेटा। लाइफ चांस, जीवन अवसर की अवधारणा से ये प्रभावित है। जो इन्होंने बताया है कि सामाजिक अंतरिक्ष, ये जो हमारा सोशल एरिया है उसकी बात करते हैं, जो हमारा डे बाय डे की एक्टिविटी जिसमें कंडक्ट होती है, जिसे अकॉर्डिंग टू सूट्स जीव जगत भी कहा गया है, पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए अर्थपूर्ण और वांछित होती है यह व्यवस्था। तो देखोगे ना, जो इनकी कॉन्सेप्ट हैं वो पहले वाले विचारकों से प्रभावित हैं, बस उन चीजों को इनके द्वारा दूसरा नाम दे दिया गया है। पूंजी की बात करेंगे, कल्चर कैपिटल की बात करेंगे, जो इस कल्चर कैपिटल को लेकर के इनका मेन फोकस है। हैबिट्स क्रियाओं के व्याकरण का एक रूप है। हैबिट आदत क्या है हमारा? आदत के हिसाब से ही हम क्रिया करते हैं। जो सामाजिक अंतरिक्ष में, सामाजिक अंतरिक्ष की जो बात कर रही है यहाँ पे बार बार जो आ रहा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जो जीव जगत है जिसमें हम परिभ्रमण करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, जिसमें हम अपना जीवन यापन करते हैं, उसको यहाँ एक वर्ग प्रभु वर्ग को दूसरे अधीनस्थ वर्ग से अलग करने में सहायता करता है। हैबिट्स एक वर्ग के सामान्य व्यवहारों का एक समूह उत्पन्न करता है। इससे मैं अब आपको लेकर चलता हूं कार्ल मार्क्स को। क्या कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने? क्लास। 2 क्लास इन्होंने दी हैं, ठीक है, इसमें कि आपका मजदूर है और पूंजीपति है। अब अगर हम इसकी बात करें तो पूंजीपति का तो थॉट कॉन्सेप्ट है वो एक अलग है, ठीक है। प्रभु वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग करने में सहायता करता है। हैबिट एक वर्ग के सामान्य व्यवहारों का एक समूह उत्पन्न करता है। इसकी आदतें, आदत, खान पान, सोचने विचारने का तरीका और इसकी आदत दोनों में अंतर होगा। अब आप देखोगे क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट मैक्स आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। आपका पूंजीपति की बात करते हैं वो वेबर भी करते हैं, और इसी वर्ग को लेकर के इन्होंने हैबिट्स की बात की है 2 वर्गों को लेकर के, सुपर और सबऑर्डिनेट को लेकर के, और इन्होंने उनके बात ये कही है कि व्यवहारों का एक समूह को उत्पन्न करने का तरीका इनका अलग अलग होगा। जब हम इस कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ते हैं तो इन्होंने एजुकेशन के ऊपर भी जिक्र किया है। इन्होंने कहा है कि पूंजीपति की जो शिक्षा है और जो लोअर क्लास की एजुकेशन है, दोनों में अंतर होता है, और ये शिक्षा एक संरचना क्रिएट करती है कि जिसमें हायर जो है वो अपनी पोजीशन को बनाए रखते हैं। तो ये इन्होंने जो सोशल स्ट्रक्चर की बात की है कार्ल मार्क्स ने, वही सोशल स्ट्रक्चर इन्होंने लिए, बट इन्होंने हैबिट को लेकर के फोकस किया है, एजुकेशन को लेकर के फोकस किया है, और सोसाइटी के रिप्रोडक्शन को लेकर के फोकस किया है। मेन वर्क इनका वहां पे दिखाई देता है। बोर्डियू सार्त्र के अस्तित्ववाद के दर्शन और लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद दोनों के अतिवादिताओं से नाखुश थे, किंतु दोनों के विचारों के कुछ तक अपने सिद्धांत में अवश्य शामिल किए हैं। लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद से ये प्रभावित भी हैं और ये उनसे नाखुश भी हैं, और बस फॉर्मेट इन्होंने वहां से लिया है उनका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा।
बोर्दियू ने व्यक्ति और संरचना की द्वयात्मकता, ड्यूलिटी क्या होती है, ड्यूलिटी को इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया, मध्यम मार्ग को अपनाया इन्होंने। ड्यूलिटी क्या है, दो पॉइंट से सोचना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर आप देखोगे जब हम इस एंगल से सोचते हैं तो ड्यूअलिटी बताते हैं, दो अपोजिट पोल में बात करके देखना। इन्होंने मध्यम वर्ग को अपनाया है, इन्होंने ड्यूअलिटी को खत्म करने की बात की है। बोर्दियू ने व्यक्ति और संरचना की द्वैतात्मकता, ये व्यक्ति है और ये संरचना है, ठीक है, के बीच मध्यम मार्ग को अपनाते हुए व्यवहार और अभ्यास, प्रैक्टिस एंड हैबिट्स को अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चेतन और अचेतन की द्वैतात्मकता से बचते हुए उन्होंने दोनों की निरंतरता एक सातत्य के रूप में बताया है। अभी आप देखोगे जब हम पार्सन्स का जिक्र करते हैं तो अगर हम ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी से ऐसे बांटें कि ये मॉडर्न है ये ट्रेडिशनल है, तो ये अप्रोच आपकी ड्यूअलिटी कहलाएगी जब हम दो भागों में बांट रहे हैं। बट पार्सन कहता है कि ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी एक ही रस्सी के दो छोर हैं, तो ये ड्यूअलिटी से बचते हुए नजर आते हैं, तो एक निरंतरता की बात करते हैं। तो ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने इससे बचते हुए नजर आ रही है। हमारी अधिकांश चेतना आभ्यासिक और आदतन होती है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस तौर पर जब हम सोचते हैं तो हम अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग थॉट प्रोसेस हमारे अंदर होता है, जिसकी जड़ें सामाजिकरण, सोशलाइजेशन और हमारी प्रारंभिक सीख की प्रक्रिया में गड़ी होती हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, हम सबकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो हम एक्ट करते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, वो हमारे सोशलाइजेशन से जुड़ी हुई होती हैं। जो हमने पहले सीखा हुआ व्यवहार है उसके अकॉर्डिंग हमारी हैबिट डेवलप होती हैं, और उस हैबिट के अकॉर्डिंग हम एक एक्ट करने के लिए बाध्य होते हैं, और एक थॉट प्रोसेस हमारा उसी तरीके का होता है। वस्तुपरक, सामाजिक, कृषि जमीन रखने वाले रचनाएं अभ्यस्त व्यवहार का हैबिट्स को जन्म देती है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है जनरेट हुआ है हायर एजुकेशन में, और यहाँ पे नॉलेज को, ज्ञान को खेत से जोड़ा है किनके द्वारा, पियरे बोर्दियू के द्वारा जोड़ा गया है। और यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी की जो परीक्षा हुई है आपकी 16 फरवरी की, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। इसलिए नेट जीआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थिंकर आपके बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। पहली यूनिट के 26 थिंकर आपके लगभग कंप्लीट होने जा रहे हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए हम आपकी दूसरी यूनिट जो है रिसर्च एप्टीट्यूड उसको स्टार्ट करेंगे, और कुछ लेक्चर जो आपकी पूरे सिलेबस को कवर करेंगे उनको आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन। आपको यूट्यूब पे फ्री क्लास आपको मिली है नेट जीआरएफ की। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और अपने कंपटीशन को निकालना चाहते हैं, नेट जीआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी भी हो सकता है, तो ये क्लास आपके लिए लाभदायक होंगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। हैबिट्स, मनोवर्तियों का एक समूह होता है। जब हमारे सोशियोलॉजिकल थिंकर में कोई पॉइंट आपका हैबिट्स आता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और पियरे बोर्दियू को आप कोट करोगे। मैं ये कहता हूं जब बच्चे पे नहीं आता, उसे पता नहीं है, तो पियरे बोर्दियू वो ऑप्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादातर है। हैबिट्स का जिक्र किया इन्होंने, एक समूह होता है जिसका प्रयोग एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन के व्यवहार में करता है। मनोवर्तियां व्यक्ति को एक निश्चित ढंग से व्यवहार करने अथवा न करने के लिए प्रवृत्त करती हैं। आदतें किसी व्यक्ति की उसके सोशलाइजेशन और उसकी जो सीखा हुआ व्यवहार है प्रारंभिक क्षेत्र में उससे प्रवृत्त होती हैं हैबिट्स। और हैबिट हमारी क्या है, एक सेट है, व्यवहार करने का एक तरीका है ये। ठीक है, हैबिट पियरे बोर्दियू के लेखन की एक प्रमुख अवधारणा है। सामाजिक जीवन की रचना करने वाली परिपाटियां, प्रत्यक्ष बोध और अभिव्यक्तियों का जन्म इस चित्तवृत्ति से होता है। व्यक्तिगण जब क्रिया करते हैं तब वे हमेशा किन्हीं संदर्भ में परिवेशों के अंतर्गत करते हैं जो किसी रूप में एक व्यवस्थित चरित्र लिए होता है। इस प्रकार की प्रवृत्तियां और व्यवहारों को ही संस्कृति कहा गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हैबिट्स हो गया है। इसके बाद आपका कल्चर को लेकर के इन्होंने बात की है, संस्कृति को लेकर के बात की है। अब संस्कृति को इन्होंने क्या बताया है, किसी रूप में एक व्यवस्थित चरित्र लिए होता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति और व्यवहारों को ही संस्कृति कहा है। थोड़ा मॉडिफिकेशन इन्होंने कल्चर को लेकर के किया है। अब कल्चर को ये डिवाइड करेंगे आपका, आगे चल करके कल्चर का जो डिस्क्रिप्शन करेंगे उसमें और थोड़ा सा क्लियर आपको ये हो जाएगा। बोर्दियू के अनुसार संस्कृति आदतन
अभ्यासिक व्यवहार की एक अर्जित व्यवस्था है। कल्चर की बात हम करते हैं, कल्चर को हम कहते हैं कि कल्चर किसी भी व्यक्ति के ड्रेस कोड, उसके खान पान, जीवन शैली और विचारों का एक थॉट प्रोसेस है, उसको हम कल्चर से इंडिकेट करते हैं। यहाँ बोर्ड्यू कल्चर को आदत से जोड़ते हैं। व्यवहार की एक अर्जित व्यवस्था है जो क्रियाओं की व्यक्तिगत योजनाओं को जन्म देती है या निर्धारित करती है, यानी कि जो हैबिट्स हैं वो कल्चर को इफेक्ट करेंगी। सामाजिक संरचनाएं संस्कृति को जन्म देती है। सोशल स्ट्रक्चर क्या रिप्रोड्यूस करती है? कल्चर रिप्रोड्यूस करती है, जो बाद में व्यवहारों को उत्पन्न करती है। सोशल स्ट्रक्चर क्या करेगी बेटा? कल्चर को रिप्रोड्यूस करेगी, और वो क्या करेगी? हैबिट्स को जन्म देगी। ठीक है, और ये व्यवहार अंततः सामाजिक संरचनाओं को निर्मित करते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, समझ लेना। सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है आपका कल्चर, कल्चर क्रिएट कर रहा है हैबिट्स, और ये हैबिट तुरंत सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, और इसी तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन, पुनः उत्पादन हो रहा है। ठीक है, इस प्रक्रिया के थ्रू जो बाद में व्यवहारों को उत्पन्न करती है, और ये व्यवहार अंततः पुनः सामाजिक संरचनाओं को निर्मित करते हैं। सामाजिक संरचना और संस्कृति का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। सामाजिक संरचना, संस्कृति और हैबिट्स का ये चक्र निरंतर चलता रहता है, और हमारी संरचना रिकंस्ट्रक्ट होती रहती है। जैसे आपका इमाइल डेल्फाइन का कॉन्सेप्ट है आपका सोई जेनरिक, वहां से ही ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन। किसका? सोशल स्ट्रक्चर का। किसके द्वारा? हैबिट्स के द्वारा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है व्यक्ति और संरचना। सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच जो खाई दिखाई देती है उसे पाटने के लिए सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत का प्रणीत किया है। उन्होंने एक और मार्क्स की वर्ग की अवधारणा का प्रयोग किया है, दूसरी ओर वेबर के विश्लेषण के साथ साथ इन्होंने उत्पादन के साधनों से जोड़ा है। बोर्डियू ने वर्ग के विश्लेषण के लिए संपत्ति को 4 रूपों में बांटा है: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है बोर्डियू के हिसाब से। बोर्डियू का सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में यहां से ही उठाया जाता है। कितने प्रकार की पूंजी का जिक्र पियरे बोर्डियू ने अपने अध्ययन में किया है? आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, प्रतीकात्मक पूंजी। प्रतीकात्मक पूंजी आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के, और इसमें किस पूंजी का जिक्र नहीं किया गया है? ये क्वेश्चन नेट जीआरएफ में पूछा गया था। राजनीतिक पूंजी का जिक्र इनके द्वारा नहीं किया गया है। राजनीतिक पूंजी का जिक्र पियरे बोर्डियू ने अपने अध्ययन में नहीं किया है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्लास कल्चर की बात किया इन्होंने। जब क्लास देखोगे, वर्ग की बात वैसे मेन तौर पे आप देखोगे सोशियोलॉजी में इंट्रोड्यूस क्लास को करते हैं कार्ल मार्क्स। अब इस वर्ग संस्कृति की बात करते हैं। पियरे बोर्डियू बात की है जिसके माध्यम से प्रत्येक वर्ग की एक संस्कृति, विशिष्टताओं, समान विचारधारा, अनुभूति और व्यवहार को रेखांकित किया है। अपनी एक अन्य बहुप्रसिद्ध कृति डिस्टिंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, में रुचि और शक्ति का विश्लेषण कर वर्ग विभिन्नताओं के आयामों पर प्रकाश डाला है। इंपॉर्टेंट बुक है डिस्टिंक्शन, उसको भी काफी एग्जाम में पहले पूछा गया है। प्रीवियस ईयर आप करोगे तो डिस्टिंक्शन बुक को काफी पूछा गया है, जो पियरे बोर्डियू की बुक है। बोर्डियू ने हैबिट्स को विशिष्ट व्यवहारों के उत्पादन, वर्गीकरण और एक व्यवस्था माना है। विशिष्ट व्यवहारों को उत्पाद करना और वर्गीकरण करने की एक व्यवस्था हैबिट को माना है। अलग अलग वर्गों की भिन्न भिन्न रुचियां उनमें भिन्न भिन्न पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जो क्लास है वो एक विचार या हैबिट रखती है, और ये हैबिट उसे दूसरी क्लास से अलग करती हैं। इन रुचियों पर सांस्कृतिक पूंजी का प्रभाव पड़ता है जो एक व्यक्ति अपने परिवार से प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति कोई लिटरेचर पढ़ रहा है, ये लिटरेचर भी उसके परिवार के द्वारा एडेप्ट किए गए मूल्यों के द्वारा, सोशलाइजेशन के द्वारा उसकी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में, विशिष्ट प्रकरणों में पारिवारिक परिवेश व्यक्ति को ज्ञान, समझ और रुचि काफी मात्रा में प्रदान करता है। देखो बेटा, फैमिली के द्वारा सोशलाइजेशन हुआ है,
और सोशलाइजेशन के द्वारा आपकी हैबिट्स डेवलप हुई हैं। और ये हैबिट्स जो डेवलप हुई हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपके थॉट प्रोसेस होता है। ठीक है, यही इन्होंने यहाँ पे बताया है। मात्रा में जिन्हें औपचारिक रूप में सीखा नहीं जा सकता किंतु अचेतन रूप से अर्जित किया जा सकता है। किसके द्वारा? फैमिली के द्वारा, सोशलाइजेशन के द्वारा, फैमिली के द्वारा जो मूल्य दिए गए हैं उसके द्वारा ही व्यक्ति की हैबिट्स बनती हैं। बोर्ड्यू कुछ सीमा तक संरचनावादी थे, स्ट्रक्चर लेवी स्ट्रॉस से इन्हें प्रभावित थे, किंतु इनका संरचनावाद सोसरे के भाषा संरचनावाद और लेवी स्ट्रॉस के साथ साथ संरचनात्मक मार्क्सवाद से भी भिन्न है। इस विद्वान ने भाषा और संस्कृति में विद्यमान संरचनाओं का विश्लेषण तक अपने को सीमित रखा है। भाषा और संस्कृति इस तक अपने संरचनाओं को सीमित रखा है। इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो लेवी स्ट्रॉस और सोसरे के भाषा संरचनावाद से प्रभावित होते हैं। कल्चर की बात करते हैं, हैबिट की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, ये इनके पूंजी की बात करते हैं। ये इनके टॉपिक हैं महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्वयं सामाजिक विश्व में संरचनाएं होती हैं। बोर्ड्यू ऐसी वस्तुनिष्ठ संरचनाओं की बात करते हैं जो कर्तागण एजेंट की इच्छाओं और चेतनाओं से स्वतंत्र होती हैं। ये संस्थाएं कर्ता और एजेंट की इच्छाओं को चेतन से स्वतंत्र होती हैं। ये संरचनाएं कर्ता के व्यवहार और प्रतिनिधित्व प्रतीकों को निर्देशित और नियंत्रित करने में सक्षम होती हैं। जो आपकी कल्चर है, कल्चर हैबिट्स क्रिएट करती है और हैबिट सोशल स्ट्रक्चर बनाती है। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ बताया है कि ये संरचनाएं कर्ता के व्यवहारों और प्रतीकों को निर्देशित और नियंत्रित करने में सक्षम होती हैं। बोर्ड्यू ने संरचनावाद और रचनात्मकवाद के बीच सेतु बनाने का कार्य किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। बोर्ड्यू ने प्रकृतिवाद और प्रकार्यवाद दोनों के प्रति अपनी शंकाएं प्रकट की हैं। मैन इनका संरचनावाद है। संरचनावाद को इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट की बनाया है। वस्तुनिष्ठवाद सामाजिक संरचना को एक प्रेक्षक दृष्टिकोण से देखने पर बल देता है, जो नाटक के मंचीय प्रदर्शन की भांति संरचना को देखता है जिसके अभिनेताओं की भूमिकाएं पहले से लिखी होती हैं। एक अभिनेता को उनकी भूमिका के अनुसार मंच पर अभिनय करना होता है। ये आपका ड्रामेटोग्राफी से प्रभावित है। गॉफमैन का जो थ्योरी है उसके कुछ वर्डों का यहाँ चयन किया गया है इनके द्वारा अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। रोजमर्रा के सामाजिक जीवन के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं की संरचना का निर्माण संरचना करने वाली स्ट्रक्चरिंग डिपोजिशन के समूह के संदर्भ में होता है। इन्हें बोर्ड्यू ने हैबिट्स का नाम दिया है। हैबिट्स इनके सब्जेक्ट मैटर का की पॉइंट है। इन अपनी इस अवधारणा के द्वारा बोर्ड्यू ने सामाजिक सिद्धांत को व्यक्ति और समाज, विषय और विषय निर्धारणवाद और स्वतंत्रता आदि सभी प्रकार के द्वैतवाद से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। ड्युअलिटी को खत्म करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। इनके की कॉन्सेप्ट क्या क्या है बेटा? सांस्कृतिक पूंजी, सांस्कृतिक संरचनावाद। पूंजी की ये बात करते हैं, कितने प्रकार की बताई है? ये क्वेश्चन है आपका। 4 प्रकार की पूंजी का जिक्र किया है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कौन सी का जिक्र नहीं किया है? तो राजनीतिक पूंजी आपकी आ जाती है। राजनीतिक पूंजी का जिक्र इनके द्वारा नहीं किया गया है। कैपिटल की बात करते हैं। पूंजी क्या होती है? आप देखोगे जब इकोनॉमिक वे में हम सोचते हैं जो हमारे पास पैसा है उसको हम पूंजी बोलते हैं। जब इकोनॉमिक्स वे में आप इसे डिस्क्राइब करेंगे, जो धन आपने व्यवसाय के दौरान लगाया है, जो आपको रिप्रोड्यूस कर रहा है मनी, उसको पूंजी बताया गया है। बट यहाँ पूंजी को 4 प्रकार की डिस्क्राइब किया गया है पियरे बोर्ड्यू के द्वारा। और सबसे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट है आपकी सिंबॉलिक कैपिटल, प्रतीकात्मक पूंजी। पियरे बोर्ड्यू का संरचनावाद। सांस्कृतिक संरचनावाद, संरचनावाद संरचना के नियमों की एक कड़ी मात्र है। इन नियमों में ही अनुभाविक स्थितियों का अनुमान लगाया जाता है। बोर्ड्यू का सांस्कृतिक संरचनावाद कार्ल मार्क्स, वेबर और दुर्खीम के विचारों का समन्वय है। अब दुर्खीम का क्या इसमें कॉन्सेप्ट है? दुर्खाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो एजुकेशन को लेकर के है। एजुकेशन किस तरीके से किसी क्लास की एक विशेष होती है और वो एजुकेशन किस तरीके से उस क्लास के
जो मूल्य हैं उनको मेंटेन करने का कार्य करती है। उस तरीके से पियरे बोर्डियू एजुकेशन को क्लास से जोड़ते हैं। अब क्लास कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है और एजुकेशन आपका इमानुएल दुर्कheim का है, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन यहाँ इन्होंने बनाया है। मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कुछ दिखाई देता है वह संरचना नहीं है, जो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है वह संरचना है। मार्क्स की वस्तुनिष्ठ वर्ग और वेबर के उत्पादन के साधनों पर बोर्डियू ने वर्ग और संपत्ति का विश्लेषण करते हुए दुर्कheim के सामाजिक स्तरीकरण को आधार बनाया है। बोर्डियू के जब हम कंटेंट को पढ़ते हैं बेटा, तो आप देखोगे कार्ल मार्क्स के वर्ग को लिया है इन्होंने, वेबर से प्रभावित थे और इमानुएल दुर्कheim, तीनों की थ्योरी का इनके थ्योरेटिकल एनालिसिस देखने को मिलता है। वर्ग के अंदर व्यक्ति की जो स्थिति है, ये स्थिति वेबर के परिस्थिति से प्रभावित है और परिस्थिति के लाइफ चांस से प्रभावित है, जीवन अवसर से प्रभावित है। ठीक है, उसके व्यवहार को निर्धारित करता है। वर्ग के अंदर व्यक्ति की परिस्थिति उसके व्यवहार को निर्धारित करती है। अंततः मार्क्स, वेबर और दुर्कheim के विचारों को समाहित करते हुए बोर्डियू ने सांस्कृतिक संरचनावाद को स्पष्ट किया है। बोर्डियू के कॉन्सेप्ट में आपको वेबर, मार्क्स, इमानुएल दुर्कheim के कॉन्सेप्ट मिला करके सांस्कृतिक संरचनावाद देते हैं। ये सॉसरे के भाषा संरचनावाद के साथ साथ लेवी स्ट्रॉस से भी प्रभावित थे। इनकी थ्योरी में उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको दिखाई देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको मैंने आपके क्लास में एक्सप्लेन किया है। इकोनॉमिक कैपिटल, सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसमें राजनीतिक पूंजी का जिक्र नहीं किया है। ये क्वेश्चन कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेट की परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। प्रतीकात्मक संपत्ति के माध्यम से ही अन्य शेष संपत्तियों का उपयोग किया जाता है, ये कहते हैं। नेक्स्ट, सांस्कृतिक पूंजी, कल्चर कैपिटल। समाजशास्त्र को सांस्कृतिक हानि, कल्चर डेप्रिवेशन सिद्धांत के आधार पर शिक्षा पद्धति के द्वारा, अब वो कॉन्सेप्ट आया बेटा जिसका मैंने जिक्र किया था, शिक्षा पद्धति के द्वारा सांस्कृतिक पूंजी का विश्लेषण किया है, जो मार्क्सवाद से प्रभावित थे। बोर्डियू यह स्वीकार नहीं करते कि उच्च वर्ग की संस्कृति निम्न वर्ग की संस्कृति से ऊंची होती है। ध्यान रखना बेटा, कल्चर जो हाई क्लास है उसकी लो क्लास की कल्चर से सुपीरियर होती है, ये नहीं मानते इस चीज को। ठीक है, बोर्डियू का तर्क है कि इनमें निम्न वर्ग का कोई दोष नहीं है, यह दोष तो शिक्षा पद्धति का है। एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का निर्मित की गई है कि वह उच्च वर्ग के लिए सुलभ है। अब यहाँ पे हाई क्लास की जो एजुकेशन है, हाई क्लास के बच्चे कभी आपके ट्रेडिशनल कोर्स में नहीं आते हैं। ध्यान रखना बेटा, सोशल स्ट्रक्चर में आप देखोगे, आज अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखो आप कि जो टॉप क्लास के लोग हैं वो किस एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं। आप जो ट्रेडिशनल कोर्स करते हैं, सपोज दैट हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको टॉप क्लास के लोग नहीं मिलेंगे। टॉप क्लास के लोग उस एजुकेशन को अचीव करते हैं जिसमें आपके पैकेज होते हैं, भारी भरकम जो मोटी रकम है वो उन्हें सैलरी के तौर पे कंपनियों के द्वारा दी जाती है, उस एजुकेशन को वो प्राप्त करते हैं। बट जो हम मध्यम वर्गीय लोग हैं वो ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते हैं और एक इस वर्ग की मेंटेन करते हैं संस्कृति को लेकर के। ठीक है, उच्च वर्ग के लिए सुलभ है यह शिक्षा पद्धति तात्विक रूप से निम्न वर्गों की संस्कृति को हीन दृष्टि से देखती है। तो आप देखोगे यहाँ वर्ग की भी बात की गई है और हाई क्लास के लिए अलग एजुकेशन सिस्टम है और लो क्लास के लिए अलग एजुकेशन सिस्टम है। अब आप देखोगे जो मैक्स वेबर से प्रभावित होकर के इन्होंने परिस्थिति की बात की है, स्टेटस की बात की है। एक स्टेटस पे रहते हुए लोग अपने थॉट प्रोसेस उनका एक होता है पर्टिकुलर, और एक विचार रखने के लिए वो बाध्य होते हैं, एक तरीके से सोचने के लिए वो बाध्य होते हैं। ठीक है, कल्चर कैपिटल की बात हो गई है बेटा आपकी। शिक्षा पद्धति उच्च वर्गों के लिए होती है जो परिणाम स्वरूप उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों में अपनी उच्च संस्कृति को प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि उच्च शिक्षा से उच्च संस्कृति और उच्च संस्कृति से अधिक धन और पूंजी। बोर्डियू इसे सांस्कृतिक पूंजी में यही सब मौजूद है ये कहते हैं।
कल्चर कैपिटल, कल्चर कैपिटल का ये संबंध एजुकेशन से जोड़ते हैं और एजुकेशन के द्वारा आप देखोगे जो अभी मैंने आपको बताया है, उच्च वर्ग की शिक्षा पद्धति इस प्रकार की है कि उससे ज्यादा धन अर्जित किया जा सकता है। तो जो उच्च वर्ग के बच्चे हैं, हाई क्लास के जो बच्चे हैं, वो ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं जिसमें ज्यादा धन है। अब ये सपोर्टिंग क्यों होता है कि अगर ये उच्च वर्ग के बच्चे इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अच्छा खर्चा भी करते हैं तो ये इन्हें सपोर्ट मिलता है वहां से और ये कामयाब होने में ज्यादा रेशो रखते हैं। तो इन्होंने कल्चर के निर्धारण में, हाई क्लास की कल्चर के निर्धारण में एजुकेशन का रोल बताया है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की बात की है, जो मैंने आपको इजीली आपको अच्छे तरीके से चीजें समझाई हैं, इस तरीके से कल्चर रिप्रोडक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका ये। हैबिट्स की बात की है, हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, की क्वेश्चन है। बोर्ड्यू ने अपनी पुस्तक रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन 1977 में आदत की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, हैबिट्स का जिक्र पियरे बोर्ड्यू के द्वारा किस पुस्तक में किया गया है? रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन 1977। कहते हैं कि हैबिट्स का संबंध जीवन पद्धति से है। इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट सामाजिक समूह के मूल्य और आकांक्षाएं आती हैं, आदतें आती हैं। अब इसे किसी तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे तो पियरे बोर्ड्यू इसको करता है मूल्य और आकांक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड्यू के अनुसार एक वर्ग, संस्कृति, समान विचारधारा, व्यवहार और अनुभूति की भागीदारी होती है। वर्गों में व्यवहार की इस समानता को बोर्ड्यू हैबिट्स की संज्ञा देते हैं। हैबिट क्या होती है? हैबिट क्या है? जब हमारे एक मूल्य हैं और पर्टिकुलर एक चीज से थॉट प्रोसेस हमारा होता है, और ऊपर मैंने बताया है इसके लिए सोशलाइजेशन और फैमिली के मूल्य हमारी आदतों को बनाते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। हैबिट्स, आदत का तात्पर्य सामूहिक अनकॉन्शियस चेतना से है। सामूहिक अचेतना ही विशेष प्रकार के व्यवहार, प्रतिमान, भाषा, वेशभूषा आदि को निश्चित करती है। इसलिए अलग अलग वर्गों की मानसिकता, रुझान और जीवन शैली में अंतर दिखाई देता है। हैबिट्स हमारी किन किन चीजों से प्रभावित होती है? अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट कोट हैं जो आपके पूछे गए हैं। समाजशास्त्रियों को ऐसे अनुसंधान में कार्यरत रहना चाहिए जिनकी नीतियों के संदर्भ में तत्कालिक महत्व हो। पियरे बोर्ड्यू इंपोर्टेंट कोटेशन है, हाल ही में एग्जाम में आई हुई है, इसलिए यहाँ इसे सेलेक्ट किया गया है। मैक्स वेबर की प्रतिष्ठा के लिए धन, परिस्थिति और शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रतिष्ठा सिद्धांत दूसरे लोगों के का निर्णय मानते हैं। पियरे बोर्ड्यू, ये कोटेशन इंपोर्टेंट है। किसी भी समाज में भाषा एक ताकतवर प्रतीत होती है। व्यक्ति जितनी अधिक भाषाएं जानता है, यानी जितना अधिक बहुभाषी होता है, उतनी ही अंतःक्रियाएं करने में सफल होता है। ये इंपोर्टेंट कोटेशन है पियरे बोर्ड्यू की। शिक्षण संस्थाएं वे स्थान है जहां सांस्कृतिक पुनरुत्पादन होता है। किस तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कल्चर रिप्रोडक्शन करते हैं, ये पियरे बोर्ड्यू का सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू है। हैबिट्स को लेकर के काफी विचार हैं इनके, नॉलेज को लेकर के भी काफी विचार हैं। इन्होंने पॉइंट और भी दिए हैं बेटा। सामाजिक क्रिया, संरचना और ज्ञान को दोहराया है, बताया है बोर्ड्यू ने। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के पक्ष में तर्क दिया है कि राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और साथ में शक्ति, असमानता और संघर्ष को शामिल करता है। पियरे बोर्ड्यू कहते हैं शिक्षा गरीबी को दूर नहीं करने के लिए होती है, शिक्षा को गैर बराबरी बढ़ाने के लिए है। ध्यान रखना, यहाँ क्लास की बात की है इन्होंने, क्लास की एजुकेशन की बात की है, और उस एजुकेशन के द्वारा क्लास मेंटेन रह जाएंगी। हायर क्लास की अलग कल्चर होगी, जो कल्चर रिप्रोडक्शन होगा, और लोअर क्लास की अलग एजुकेशन होगी। इसकी बात करते हैं। कल्चर कैपिटल की बात करते हैं। बोर्ड्यू का तात्पर्य शिक्षण व्यवस्था और पूंजीपतियों की संस्कृति से है। कल्चर कैपिटल, बार बार ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना बेटा, इंपोर्टेंट है। समाज खंडात्मक है पियरे बोर्ड्यू, ये इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्स को लेकर के आपके प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पियरे बोर्ड्यू संरचनावाद की बात करते हैं, कल्चर कैपिटल की बात करते हैं, हैबिट्स की बात करते हैं। ये आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट विचारक हैं और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए विचारक के साथ। जय हिंद।